नहीं हाँ है रजवाड़ों। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में तो पहली चीज आती है कि जो भाषण दिया गया था, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है चैप्टर का नाम, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मतलब 1947 के टाइम का ही चैप्टर है, जिसमें चैप्टर का भी नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण मतलब जब राष्ट्र का निर्माण किया गया। अच्छा, भारत का निर्माण किया गया नहीं, राष्ट्र का निर्माण किया मतलब जब भारत में से पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान को दो क्षेत्र दिए गए थे, नीचे बांग्लादेश, इधर वाला पाकिस्तान कौन सा था, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो एरिया में इसको बांट दिया गया। यानी कि फिर विभाजन के बाद हमारे राष्ट्र का यानी अपने अखंड भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर का नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब भारत को जो अखंड भारत का निर्माण हुआ उसमें किन किन चीजों की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा, यही चैप्टर का उद्देश्य है, यही आपको समझना है। ठीक है, पहली चीज, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये किसने दिया था भाषण, जवाहरलाल नेहरू। भाषण दिया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि 12 बजे और दिया किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने। बंटवारे के लिए दिया था, किसका बंटवारा, भारत पाक का बंटवारा। भारत पाक मतलब भारत में से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, जो कि मुसलमानों के लिए बनाया गया था। मुसलमानों के अलग स्थान था पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, इसके समक्ष जब इसका बंटवारा हो रहा था तो इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई, चैप्टर भी हमारा यही पूछ रहा है ना। तो पहली चुनौती क्या थी, एकता की चुनौती। क्यों, क्योंकि अब बॉर्डर पे रहने वाले कुछ लोग जो पुतल हुई और वहां पे जाके क्या होगी कि दंगे स्टार्ट हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे। तो उसमें क्या हुआ था, एकता की चुनौती कि हिंदू और मुसलमानों को एकता इनके अंदर किस प्रकार से बढ़ती जाए। सब एक दूसरे को मारे जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। तो अब उसके बावजूद कुछ मुसलमान कहाँ रह गए, भारत में रह गए, और कुछ हिंदू जो थे पाकिस्तान में रह गए। तो जिस वजह से अब वो तो अदल बदल नहीं हो सकते, उस टाइम ही होना था। तो अब यहाँ पर एकता किस प्रकार से लाई जाए, ये चुनौती सामने आई। ठीक है, दूसरी चीज, लोकतंत्र की स्थापना किस तरीके से की जाए। पार्टी जो बनेगी वो किसकी बनेगी, हिंदुत्व की बनेगी या फिर मुस्लिम्स की बनेगी, क्योंकि दोनों ही इस देश में थे। ऐसी पाकिस्तान में भी कुछ चुनौतियां इस प्रकार से रही। तो लोकतंत्र की स्थापना, और इतने बड़े देश में हमें अभी ज्ञान नहीं था चुनावों का, हमें नहीं पता था किस प्रकार से चुनाव किए जाए, है ना। तो लोकतंत्र की स्थापना, और हमने अपने संविधान में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, तो हमने सोचा था कि हम जो चुनाव कराएंगे वो किसमें कराएंगे, लोकतंत्र की स्थापना करके चुनाव का निर्माण होगा। जो चुनाव प्रणाली होगी वो कौन सी होगी, सर्वसत्तावादी नहीं होगी, कौन सी होगी, लोकतंत्र होगी। लोकतंत्र मतलब राजाओं का नहीं, लोकतंत्र मतलब है कि जहाँ पर लोगों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुना जाए, जहाँ पे लोगों का शासन है। जाहिर सी बात है, अब सब तो एक साथ बैठ के शासन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग अपनी पसंदीदा कि हमारे पे शासन कौन करेगा, ये करेगा, उसको चुनेंगे अपने पसंदीदा। तो इसके अंदर क्या करा कि लोकतंत्र की स्थापना करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा था, क्योंकि भारत देश काफी बड़ा था, 7वें बड़े देश में आता है हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो इतना बड़ा लार्ज एरिया, उसमें इतनी सारी जनसंख्या, फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम, गरीबी से जूझ रहे थे हम लोग। तो किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना की जाए, किस प्रकार से चुनाव को निर्वाचित किया जाए, किस प्रकार से चुनाव प्रणाली बनेगी, कौन सी व्यवस्था हम अपनाएंगे, सर्वाधिक वोट की या फिर अनुपातिक वोट की, है ना। बहुत सारी हमारी प्रणालियां होती है ना चुनाव प्रणाली के अंदर। तो समानता पर आधारित विकास, और हम अब विकास किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारा देश आजाद तो हो चुका था पर पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं था, विकसित ही नहीं था पूर्ण रूप से। क्यों, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने देश की क्या कर दी थी, गद बना के रख दी, आयात निर्यात के चक्कर में सारा क्या करा उन्होंने, जो कच्चा माल था वो ले गए, है ना, और हमारे पैसे भी ले गए, हमारा जितना भी सामान था, खजाना सब ले गए, अंग्रेज आप ही। हाँ, तो अच्छे से लूट लिया, बिल्कुल अच्छे से लूट लिया। ठीक है, सारे कपड़े वपड़े लेके चले गए हमारे, और हम सोच रहे थे किस प्रकार से अपना विकास करें। इवन हमारे पास भूख अकाल भी पड़ गया था, है ना, पड़ा था ना। फिर 1991 में क्या लेकर आए थे, NEP लाए थे, नहीं आती थी। फिर कृषि के लिए भी बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ी थी। तो हम कब लाए थे, 1960 के दशक में हरित क्रांति सुधारने के लिए। पर उस वक्त तो भाई हाल फिलहाल में आजाद हुआ था, जनता बहुत ज्यादा गरीब थी, किसी को एजुकेशन भी नहीं मिलती थी, कुछ भी नहीं था किसी के पास भी, थोड़े बहुत ही लोग थे जिनके जो एजुकेटेड थे, तो कोई भी नहीं था, धर्मों के चक्कर में सब पड़े हुए थे। तो अब किस प्रकार से समानता पर आधारित विकास करें, ये चुनौती भी हमने देखी।
फिर आ गई थी कौन सी चुनौती, एक और विभाजन की जो चुनौती हुई थी उसमें क्या हो गया था, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा जो हुआ था, पर उस बंटवारे में कुछ हिंदूज रह गए थे हमारे यहाँ पे और कुछ मुस्लिम रह गए थे, है ना। मतलब पाकिस्तान में हिंदूज और कुछ हिंदुस्तान में मुस्लिम, वो कुछ जो अल्पसंख्यक लोग थे उन विभाजन की समस्या के कारण उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था दंगों के टाइम, कुछ मारे गए, कुछ अत्याचार हो रहा था, हाँ कुछ अत्याचार हो रहे, बहुत सारी चीजें। तो विभाजन की समस्या भी यहाँ में एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आई, ठीक है। आती है आपकी पांचवी, अखंडता की समस्या। अखंडता की समस्या क्या, कि हम अखंड भारत कैसे बनाए, अखंड भारत कैसे बनाए, जो नहीं इसको एकजुट कैसे करें, भारत को किस प्रकार से लोगों को समझाएं, है ना, क्योंकि किसी के अंदर भी कोई तो एजुकेटेड था ही नहीं जो पढ़ लिख के समझ जाए, तो हम किस प्रकार से लोगों को एकजुट रखें, किस प्रकार से अपने अखंड भारत की समस्या का निर्माण करें ताकि लोग बट ना जाए, है ना, सब अपने अपने ग्रुप लेके एक छोटे से राज्य को देश ना बना ले, है ना, ठीक है। हाँ, रजवाड़ों का विलय यानी कि एक और सबसे बड़ी समस्या जो थी ये थी हमारे लिए कि रजवाड़ों का विलय किस प्रकार करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी भूमि थी, हमारा टुकड़ा था भूमि का, है ना, और एक एक टुकड़ा भूमि का हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब रजवाड़ों का विलय क्या, देसी रजवाड़े जो होते थे उनको भत्ता दिया गया था ना, वो भत्ता किसने समाप्त किया था, इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स के द्वारा, वेरी गुड, प्रीवी पर्स द्वारा, ठीक है। रजवाड़ों का विलय जो हुआ था वो करवाया किसने था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। इनकी भूमिका रही थी इसमें। देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी, 565 में से कुछ जो थे कश्मीर हो गए, मणिपुर हो गए, हैदराबाद हो गए और जूनागढ़, ये 4-5 जो क्षेत्र थे ऐसे थे जिनको मिलाने की बहुत ज्यादा समस्या समक्ष आ रही थी, ठीक है। तो इनको किसने मिलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पर वो किसे मिलाने में असमर्थ रहे, कश्मीर को, ठीक है, क्योंकि कश्मीर में क्या हो गया था, कश्मीर के राजा ना तो पाकिस्तान में आना चाह रहा था ना ही हिंदुस्तान में, पर हिंदुस्तान के साथ उसने एक संधि की थी जब पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, ठीक है। कौन भेज दिए थे उसके पास, वो नहीं कबाली, है ना, कबाली लोग भेजे थे, फिर उनको धकेल के, कबाली होते थे आतंकवादी लोग, पाकिस्तान में चीज। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भारत से हेल्प मांगी और उन कबालियों को भारतवासियों ने, भारत के जो सैनिक थे उनको धकेला, जितना धकेल दिया वो कौन सा बन गया, हिंदुस्तान ऑफ कश्मीर, और जहाँ तक कबाली रह गए वो पाकिस्तान ऑफ कश्मीर, जिसके कारण फिर उसके राजा ने संधि करी, मतलब हम लोगों ने उससे संधि करी कि आप के ऊपर धारा 370 लगा देते हैं, यानी कि 370 में क्या आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जहाँ पर आप क्या करेंगे, साझा संविधान, साझा मतलब हमारा नहीं, अपना खुद का सब कुछ, नहीं वो यूरोपीय संघ में है, आप अपना खुद का करिए सब कुछ, बस नाम मात्र हमसे मिलके रखिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे भाई हमारे परिवार से अलग हो जाते हैं, है ना, दिया था ना, पर वो रहते तो ऊपर वाले फ्लोर पर है ना, हालांकि अपना खाते अलग, पहनते अलग, जाते अलग, सब कुछ अलग करते, पर रहते तो हमारे साथ ही ना, इस प्रकार वो भारत से जुड़े रहेंगे, वो भारत से जुड़े रहेंगे, ठीक है। रजवाड़ों का विलय कराया जिसमें से 2 रजवाड़े जो थे हैदराबाद और मणिपुर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों, हैदराबाद का विलय बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था हमारे लिए होना, क्योंकि इसका जो शासक था वो निजाम था, क्रूर शासक था, इसने जो वो थे वहाँ के लोग उन पे रजाकार लगा रखा था, है ना, रजाकार लगा रखा था, जिसके कारण वहाँ के लोग भी इससे परेशान थे, ऐसा नहीं था। और वहाँ की जनता तो चाहती थी भारत के साथ मिलना, हाँ वहाँ की जनता भारत के साथ मिलना चाहती थी। 1948 में भारत ने अर्धसैनिक बल लगा दिया वहाँ पर, जिसके कारण हमारे शासक, हमारे जो सैनिक थे उन्होंने इसके सैनिक को हरा दिया और इसका विलय हमारे साथ हो गया, ठीक है। इसका हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हुआ सार्वभौमिक मताधिकार का चुनाव सबसे पहले काम हुआ था मणिपुर में। क्वेश्चन आता है सबसे पहले चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली के रूप में किस राज्य में हुआ था, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का विलय राजा बोधचंद्र से वहाँ पर जब उनका विलय किया गया, इसका विलय 1948 में विलय, ठीक है। विलय मतलब हमारे साथ मिल गया था। अब आता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष और भारत के ऐतिहासिक यानी कि नेशनल साइलेंटिस्ट रिलीजियस किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष भी बोला जाता है और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है।
हाँ, आप भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन को घुमा के दे सकते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ क्योंकि जो बिस्मार्क था वो कौन था? हिस्ट्री में एक है टॉपिक, आपको पढ़ाया नहीं गया है। बिस्मार्क था आपका जर्मनी में, जिसने जर्मनी की एकीकरण में भूमिका निभाई थी। वो थे सरकार। वो बिस्मार्क था, उसका नाम बिस्मार्क था आदमी का। तो उसने भी तो एकीकरण करवाया था जर्मनी का। और भारत में एकीकरण किसने कराया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो दर्जा दिया गया। यस, उन्हीं का संज्ञा इनको दे दी है। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग फिर मिल गए। हम सब कुछ चुनौतियां हमने देख ली। उसके बाद राज्य जो थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में अलग अलग भाषाई लोग थे। तेलुगु है ना, मलयालम, कर्नाटक, अलग अलग भाषा बोलते। दक्षिण में अलग, उत्तर में अलग, और पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग, सब जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तेलुगु भाषा लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए, जो कि उनकी मांग पूरी भी करी गई और आंध्र प्रदेश बना। सबसे पहला बना था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना। फिर आपके पंजाब में से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलते थे जो लोग, उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। नहीं, इन्होंने बोला था कि जो मद्रास प्रांत है, इसमें से हमारे भाषा यानी कि तेलुगु भाषा के लोगों को अलग कर दिया जाए और उनको एक अलग राज्य दिया जाए। उन्होंने नहीं बोला कि आंध्र प्रदेश दो, उन्होंने बोला अलग राज्य दो, कोई सा भी दो, पर अलग क्षेत्र दे दो हमें इन लोगों से, मद्रासियों से। ठीक है, तो तब आंध्र प्रदेश बनाया गया। धीरे धीरे सबकी मांग उठने लग गई। अब सबकी तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारे को क्या करना था, अखंड भारत की, है ना, एकजुट भारत की समस्या को दूर करना था, एकजुट रहना था हमें। अभी ना अलग अलग क्षेत्र देते तो क्या होता, सबके अलग अलग लेने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग देश के रूप में स्वराज की मांग करते हैं। तो हम अपने भारत को तोड़ नहीं सकते। अब हमें अखंड भारत की समस्या को दूर करना था। तो हमने आगे चलकर इसकी कोई भी बात नहीं अपनाई। जैसे कि पंजाबियों ने मांगा था क्या, खालिस्तान मांगा था, हमने उनको भी आज तक अभी उनको थोड़ी बहुत सुविधा प्रोवाइड कर दी, पर पूरा नहीं दिया। जो हमारे साथ रहो तुम सुविधा लेकर रह लो, पर हम आपको पूरा पूर्ण रूप से नहीं दे सकते। ठीक है, अब आता है इसी के आधार पर हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसमें जो फजल अली थे, भूतपूर्व न्यायाधीश जज होते हैं। ठीक है, उच्चतम हाई कोर्ट के जज थे कौन, फजल अली। 1953 में इन्होंने 30 सिफारिश की राज्य पुनर्गठन आयोग से कि त्रिस्तरीय भाग राज्य प्रणाली को समाप्त किया गया। त्रिस्तरीय भाग राज्य प्रणाली क्या थी, जिसमें 3 स्तर में बटा हुआ था। कौन कौन सा, सभा, विधानसभा, को बता रही हूँ। ठीक है, मैंने बताया, आप भी पढ़ा तो है ही मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि त्रिस्तरीय भाग प्रणाली क्या है। हमने 11th में पढ़ा था ये। बताना मुझे ये वाली। आप ही वो मतलब विधायिका प्रांत और ये। ठीक है, उन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय भाग को समाप्त किया जाए। पहले कंफर्म करो, उसके बाद बताना। केवल 3 केंद्र अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला गया है। दिल्ली, अंडमान निकोबार और मणिपुर, इनको छोड़कर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके आसपास के राज्यों में उसको मिला। तो छोटी छोटी चीजें मत बांटो। जैसे दिल्ली कितनी सी है, छोटी सी है ना, दिल्ली इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी, और उसको अलग राज्य दे रखा है। क्यों भाई, किसी और में मिला दो, एक ही राज्य बना दो बड़ा सा, है ना। तो पर उन्होंने बोला केंद्र शासित है तो इसलिए रोक दो इसको, बाकी अदर जो केंद्र शासित राज्य उनको अलग राज्य में मिला दो। ठीक है, समझ आ गई। फिर उन्होंने दूसरे के बाद तीसरे, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। तो राज्य की सीमा का निर्धारण कर रहे होगा, उस सीमा का निर्धारण उसकी भाषाई आधार पर होना चाहिए। ये किसने बोला था, फजल अली ने। ये 3 सिफारिशें की थी सरकार से। उसके बाद संघ शासित क्षेत्रों जो बाद में राज्य बने, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से संघ शासित क्षेत्र है जो बाद में राज्य बने, जहाँ पे संघ बंटवारा कर दिए गए थे। भारत एक संघवाद कंट्री है ना, इसीलिए यहाँ पे संघ बांट दिए गए थे, जिसमें जो अलग राज्य थे वो कौन से थे, त्रिपुरा और गोवा। ठीक है, बस ये 4 राज्यों का नाम याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पता है किस पे आ सकता है, मैप पे। ठीक है, बस ये पे आपका चैप्टर समाप्त, कंप्लीट। इजी है, यस सर, बता रहा है इसको।